अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होंगे और प्रॉफिट के अंदर ट्रेडिंग करेंगे। सॉरी, लास्ट वीक में मलेशिया के अंदर मौजूद था टैरिफ की कॉन्फ्रेंस के अंदर। उसके बाद फिर मेरे बैचेस स्टार्ट हो गए हैं और उस कॉन्फ्रेंस की भी आपको अपडेट देनी है डेयरी वालों को इंशाल्लाह ताला। उसकी वीडियोस के बाद आ रही है, तो इस वीक मैं अवेलेबल हूँ इंशाल्लाह। हर वीक मैं अवेलेबल हूँगा बट आउट ऑफ कंट्री। और क्योंकि मसरूफियत इतनी थी, जब कॉन्फ्रेंस खत्म हुई तो थकावट भी थी, तो नहीं टाइम मिला ना मार्केट को देख सके। मार्केट के अंदर वापस आ चुके हैं और पूरी वीकली अपडेट लेके आपके लिए हाजिर हूँ। लास्ट टाइम पे भी कुछ अपडेट्स दी थी एफएमसी से रिलेटेड, वो भी एक हद तक जो है वो एफएमसी लॉन्ग टर्म में पूरा जो एक दो वीक्स गुजरे हैं उसमें डॉलर बाय और गोल्ड सेल जाता हुआ नजर आया है। इस हफ्ते भी एफओएमसी फिटिंग मीटिंग मिनट्स हैं और फर्दर भी गुफ्तगू इस हफ्ते के अंदर करेंगे। अच्छा जी, पहली फंडामेंटल यानी 14 अगस्त को पहली जो फंडामेंटल न्यूज है वो तकरीबन 14 अगस्त को नहीं, 15 को है। 14 तकरीबन आपका जो दिन गुजरेगा ये स्लो गुजरेगा क्योंकि इसके अंदर कोई भी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल न्यूज नहीं है मंडे को। और मंडे एज इट इज स्लो गुजरना है। और उसके बाद है जी ट्यूसडे 15 अगस्त को आपकी फर्स्ट न्यूज है मॉनिटरी पॉलिसी मीटिंग मिनट्स, वो भी ऑस्ट्रेलियन डॉलर की। वेज प्राइस इंडेक्स क्वार्टर रिपोर्ट, जिसमें कोई इतना बड़ा कोई इम्पैक्ट कोई नहीं पड़ना। यानी मॉनेटरी पॉलिसी अगर ऑस्ट्रेलियन डॉलर की इसके अंदर क्या डिसाइड होती है, क्या बात होती है, क्या बातचीत होती है, इसका डेटा हाल ही में कोई अवेलेबल नहीं है कि इसके ऊपर बात की जाए। और मैं इस पेयर को इतना को खास फॉलो भी नहीं करता, बट इसकी फिलहाल एट द मोमेंट कोई डाटा अवेलेबल नहीं है। और नीचे जो न्यूज है, इसका क्वार्टर रिपोर्ट का कोई इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं है। पॉजिटिव रिपोर्ट, लेकिन इतना बड़ा कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। इम्पैक्ट हुआ भी तो मॉनेटरी पॉलिसी का होगा, वो भी डेफिनेटली डाटा आने के बाद। उसके बाद है जीबीपी की न्यूज है, जिसका डाटा डेफिनेटली अवेलेबल नहीं है और ये इतनी कोई बड़ी न्यूज भी नहीं होगी, इतना कोई हाई इम्पैक्ट नहीं होगा। हाँ, मूवमेंट मार्केट की जरूर रहेगी। अच्छा, कैनेडियन डॉलर की सीपीआई की मंथली रिपोर्ट है, मीडियन सीपीआई ईयरली रिपोर्ट है, ट्रिम्ड सीपीआई, कॉमन सीपीआई, कोर सीपीआई और मैन्युफैक्चरिंग सेल्स। ये चार पांच न्यूज़ इकट्ठी हैं, जिनमें से तीन जो हैं वो हाई इम्पैक्ट यानी रेड कलर की न्यूज़ है। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है वो सीपीआई की है, और जिसके अंदर डाटा जो है पॉजिटिव में नजर आ रहा है, जो कि करेंसी के लिए बेहतर है। क्योंकि अगर सीपीआई इंक्रीज होती है तो बैंक इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करके इस चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, जिससे करेंसी एट द मोमेंट न्यूज के टाइम पे जो है वो मजबूत हो सकती है, या पॉसिबल चांसेस है कि मजबूत हो जाए। मीडियन सीपीआई ईयरली रिपोर्ट है, ट्रिम सिटी ईयरली रिपोर्ट है, ये कोई इतना बड़ा हैवी इम्पैक्ट नहीं है, इसका कोई इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं होने वाला। उसके बाद फिर इसी टाइप पे 5:30 पे न्यूज है कोर रिटेल सेल्स की, एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स और रिटेल सेल्स। अब कोर रिटेल सेल्स का डाटा जो है वो हाईली बुलिश है, अच्छा डाटा है, बाय का डाटा है। लेकिन एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का डाटा जो है वो हाईली बीरिश आ रहा है। लेकिन इसके बाद अगेन रिटेल सेल्स का, कोर रिटेल और रिटेल एक ही टाइप की न्यूज़ हैं, लेकिन इनका डाटा जो है हाईली पॉजिटिव है। तो एक न्यूज़ है एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स, जिसका डाटा हैवीली यानी काफी हद तक माइनस में है, जबकि दूसरी जो दो न्यूज़ हैं वो पॉजिटिव है। तो एक मिक्सचर हो गया। लेकिन एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स को रिटेल सेल से इतनी बड़ी कोई पावरफुल न्यूज नहीं है, लेकिन क्योंकि डाटा काफी नेगेटिव है तो इम्पैक्ट डाल सकती है। उनके पॉजिटिव और इसका नेगेटिव मिक्स होके मे भी इम्पैक्ट बराबर दोनों साइड्स पे हो जाए। लेकिन एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स जो है वो उस तरह पावरफुल नहीं होती है बच्चों, जिस तरह को रिटेल सेल्स या रिटेल सेल्स पावरफुल होगी, और वो भी मंथली रिपोर्ट के साथ। अगर हम एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का डाटा देखें तो इससे पहले भी फॉरकास्ट नेगेटिव में आई है। और इसका जो डाटा है, मुझे नहीं याद कि कभी भी एक्यूरेट आया हो। जो भी डाटा दिखाया जाता है उसके एक्यूरेट नहीं आता। जबकि कोर रिटेल सेल्स की बात की जाए तो ये बिल्कुल ऑपोजिट है, इसका डाटा नियर बाय लाजमी आता है। अब ये देखें, मई की न्यूज देख लें, -0.5% थी। प्रिडिक्शन थी 0.5% की, प्लस की आया 0.4, सिर्फ 1 पॉइंट का डिफरेंस है। लेकिन एटलीस्ट जो डाटा दिखाया गया था उसकी तरफ ही गई मार्केट। अब 0.0 थी और प्रिडिक्शन थी कि मजीद गिरेगी, और मार्केट गिरी, बल्कि एक्सपेक्टेशन से ज्यादा गिरी। इसी तरह पिछले महीने जुलाई में डाटा था 0.3 का, फॉरकास्ट 0.4। हाँ, ये फॉरकास्ट जो है वो अगेंस्ट गई, लेकिन अभी जो डाटा मौजूद है कोर रिटेल और रिटेल सेल्स का, वो एक बुलिश डाटा मैं समझता हूँ कि अवेलेबल है।
उसके बाद बच्चों फिर है न्यूजीलैंड की ऑफिशियल कैश रेट, जिसके अंदर इंटरेस्ट रेट के अंदर कोई भी इंक्रीज जो है वो नहीं बताया गया। फर्दर मॉनेटरी पॉलिसी को, ये इन्फ्लेशन को शायद नहीं रोकना चाहते या होल्ड करना चाहते हैं, या अब इनकी स्टेटमेंट और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर वाजिया होगा, लेकिन फिलहाल इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ा रहे। जिस इंटरेस्ट रेट ना बढ़ने की वजह से करेंसी पे शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म उस तरह का इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। जिस तरह लास्ट टाइम आपको याद होगा कि जीबीपी यूरो और खास करके आपके जो पेयर्स है डॉलर, डॉलर ने भी इंटरेस्ट रेट इंक्रीज किया था और उसके रिजल्ट में डॉलर ने काफी गुज़िश्ता 2 हफ्ते में बुलिश मूव पकड़ा है और काफी हद तक जो है वो बाय डॉलर रहा है। अब जो उसके बाद है सीपीआई की पाउंड की न्यूज, और ये ईयरली रिपोर्ट है जिसमें ये एक नेगेटिव रिपोर्ट है, बट ये इतना को बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट नहीं करेगी, बट बताता चलूंगी ये नेगेटिव एक डाटा होगा सीपीआई इसका इसके लिए। एफओएमसी मीटिंग मिनट्स 11 बजे। अब इस मीटिंग मिनट्स में कोई खास एजेंडा डिसाइडेड नहीं है, लेकिन इसमें जो मेरे पास रिपोर्ट आ रही है, तो मेरे पास जो रिपोर्ट आ रही है, जो मैंने एनालिसिस किया है, जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने पिछले हफ्ते उससे पिछले हफ्ते पढ़ा था, उसमें ये है कि इन्फ्लेशन को रोकने के लिए मजीद इकदाम करेंगे। इन्फ्लेशन यानी महंगाई को रोकने के लिए, और महंगाई ऐसे रुकती है जब आपकी करेंसी स्ट्रांग होती है, तो महंगाई में कमी जो है वो आ जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एफओएमसी मीटिंग मिनट्स में मजीद डॉलर को बूस्ट करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन इसका डाटा ताहाल अवेलेबल नहीं। जो मैं दे रहा हूँ ये एक ओपिनियन है, इसको ऐसा ओपिनियन लीजिए, ऐसा ख्याल लीजिए, ऐसा एक्सपर्ट की एक राय लीजिए। इसका डाटा एग्जैक्ट अवेलेबल नहीं है, और कोई राय भी, आरा भी बहुत ज्यादा एक्सपर्ट्स की मौजूद नहीं है, लेकिन स्टिल मुझे पता है आप लोग इसका बहुत वेट कर रहे हो, तो मैं अपनी एक आरा आपको दे रहा हूँ ताकि आपके पास एक डायरेक्शन और एक एटलीस्ट आपके पास कंफ्यूजन ना हो। तो एफओएमसी मीटिंग मिनट्स में ऐसा लग रहा है कि इन्फ्लेशन को रोकने की बात की जाएगी। इंटरेस्ट को इंक्रीज ना भी करें तो बात भी करें तो फिर भी कोई ना कोई मार्केट में इम्पैक्ट जरूर हो जाता है। ऑस्ट्रेलियन डॉलर की एम्प्लॉयमेंट चेंज के अंदर एक नेगेटिव और अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ये ऑस्ट्रेलियन डॉलर के लिए हाईली नेगेटिव न्यूज होगी। ठीक है, इसके इसका जो इम्पैक्ट होगा ऑस्ट्रेलियन डॉलर के ऊपर और ऑस्ट्रेलियन डॉलर से रिलेटेड जितने भी पेयर्स हैं उनके ऊपर ये इम्पैक्ट जो है वो नेगेटिव रहेगा। उसके बाद जनाब आखिरी हमारी हफ्ते की न्यूज, मेजर न्यूज, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, जो कि डॉलर के वेन एवर जब भी ये आई है तो एक बड़े मूव्स के साथ इसने अपना काम किया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, और एक्यूरेसी भी ठीक है, इसकी 50-50 एक्यूरेसी आती है। इसके अंदर जो डाटा आ रहा है वो बुलिश है, डॉलर के हक में है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स के अंदर कमी है, आप डाटा भी रीड कर सकते हैं, तो ये डॉलर के हक में है। बट एफओएमसी मीटिंग मिनट्स को भी इस डाटा के साथ अगर कंबाइन किया जाए, खैर इनका दोनों का डायरेक्ट लिंक तो नहीं है, लेकिन स्टिल हम अगर न्यूज को न्यूज के साथ कंबाइन करें तो ऐसा फील होता है कि जो मैंने एफओएमसी मीटिंग मिनट्स के बारे में बात की है वो सही साबित होगी। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स डॉलर के लिए बुलिश न्यूज है, और गोल्ड सेलर्स के लिए अच्छी और बायर्स के लिए बुरी। तो उस तरह से न्यूज़ हैं, लेकिन उस तरह से एफओएमसी एक बड़ी न्यूज़ है, कोर रिटेल सेल्स है, और डॉलर की फिर आखिरी अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, 3 टोटल न्यूज़ हैं। अब जरा दोहरा दिया जाए, डिक्सी के चार्ट को, डॉलर के चार्ट को देख लिया जाए, तो प्यारे बच्चों डॉलर के चार्ट के अंदर मैंने गुज़िश्ता भी एनालिसिस किए थे, तो मुझे एक पीनट नजर आया है जिसका ब्रेकआउट जुमे वाले दिन नहीं हुआ, जो कि अच्छी बात है। लेकिन मसला ये है कि जुम्मे वाले दिन एग्जैक्ट ब्रेकआउट होने के बाद रुक गया, जो कि अच्छी बात नहीं है। अक्सर मैं कहता हूँ जुम्मे को जो पैटर्न बनता है या पैटर्न ब्रेकआउट करता है वो इनवैलिड होता है, यानी बनने से मुराद कि वो बनने के बिल्कुल करीब हो चुका है, तमाम मराहिल, तमाम स्विंग्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो जुम्मे को अगर क्लोजिंग के वक्त वो पैटर्न बना है तो वो इनवैलिड हो जाता है। ये जुम्मे को अगर ब्रेकआउट हुआ है तो वो ब्रेकआउट भी इनवैलिड होता है। खैर यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ है, और ब्रेकआउट के साथ साथ जो है वो मार्केट कुछ हद तक रीटेस्ट करके बाय गई। अगर ये पीनट जो कि ट्रेंड कंटिन्यूशन पैटर्न है वर्क कर जाता है, क्योंकि जुम्मे वैसे तो हम कंफर्मेशन देते कि ठीक है यार ये वर्क करेगा, अभी भी हम इस उम्मीद के ऊपर है क्योंकि अभी स्टिल ये फेल नहीं हुआ। जब तक फेल नहीं होता ये वैलिड है। तो इसमें मिनिमम मुझे लगता है कि जो डॉलर इंडेक्स है, अगर ये पैटर्न काम कर गया तो मिनिमम भी डॉलर इंडेक्स इस लेवल को तोड़ेगा, यानी 130 या 510 से ऊपर निकल जाएगा। एक ही स्पाइक आनी है, निकल जाना है, इसने कोई इतना ज्यादा बड़ा
पीनट जो है वो या तो स्पाइक देगा या यहीं से फेल करेगा। जुम्मा है, अगर जुमे को ना बनता, ये मंडे को बन के ट्यूसडे को ब्रेक करवाता तो ये 100% एक्यूरेट एंट्री दे देता। जुमा है 50-50 स्टिल, मैं इस एनालिसिस के साथ जाऊंगा जो चार्ट है। बाकी करंट मार्केट में जो सिनेरियो है एंट्री के, वो तो हमने देखने हैं। गोल्ड की बच्चों बात की जाए तो गोल्ड हैवी किस्म के बीच सिनेरियो के अंदर मैं इसको देख रहा हूँ। लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, और कंटिन्यूसली इस सिलसिले के अंदर गोल्ड जो है वो मूव कर रहा है। इवन इतना मूव कि लास्ट इधर हेड एंड शोल्डर बनी थी, उस हेड एंड शोल्डर के बिल्कुल यहाँ पे आके खड़ा हो चुका है। और जो स्ट्रक्चर है वो कुछ हद तक वीक जरूर हुआ है। अगर आप देखें कि इन स्विंग्स के साइज का जो साइज है वो बड़ा है, इन स्विंग्स का जो साइज है वो मीडियम है, और आखिरी जो दो तीन स्विंग्स हैं उनका साइज जो है वो उससे भी कम है। और ये नोटेबल बात है, इसको नोट करें, इसको पॉइंट को नोट करके रखें, क्योंकि ये पॉइंट एक इम्पोर्टेंट पॉइंट साबित हो सकता है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि इस चीज को आपको वेज के अंदर भी मैं बारहा पढ़ा चुका हूँ। अच्छा, H4 के ऊपर तो लोअर लो लोअर हाइज वाला सिलसिला चल रहा है, और लेकिन जो नोटेबल बात थी वो मैंने आपको ये बताई है। ये है, ये इसको हम नोट करेंगे। और H1 पे भी खैर वो चीज सेम रहेगी, लेकिन H1 पे थोड़ा जूम इन करेंगे तो मुझे जो चीज मिलती है वो कुछ इस तरीके की, इस तरीके से। ये मैं लंबी ट्रेंड लाइन नहीं खींच रहा, बहुत वैसे बन जाती थी। और इस तरीके से ऐसा फील हो रहा है, ऐसा फील हो रहा है कि मार्केट जो है वो वेज बनाने की कोशिश कर रही है। ठहरे, मैं ट्रेंड लाइन को सीधा कर लेता हूँ। ये मार्केट वेज बनाने की कोशिश कर रही है, और स्विंग्स भी इस चीज को कंफर्म कर रहे हैं। जो स्विंग्स का साइज है ना, वो भी इस चीज को कंफर्म कर रहा है। और यहाँ पे आके मार्केट ने लोअर हाई बनाया बट लोअर लो नहीं बनाया, बल्कि मार्केट यहाँ पे ही इसी जगह पे खड़ी है। यानी मार्केट ऐसा लग रहा है कि डबल जो बॉटम होता है ना वो बना के ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। लेकिन मैं आपको मार्क करवा देता हूँ इस चीज को, अगर वेज है तो बड़ी अच्छी बात है, रिवर्सल पकड़ लेगा। लेकिन इसको कुछ इस तरीके से मैं मार्क करना चाहूंगा, मैं AM30 भी एक बार देख लूँ इस चीज को। अगर ये वेज है तो मैं कुछ इस तरीके से इस वेज को मार्क करना चाहूंगा। ये थोड़ा सा अपवर्ड, ये हो गया। और उसके बाद मैं, यानी मैं पीछे से मार्क नहीं कर रहा ट्रेंड लाइन को, मैं कुछ इस तरीके से मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, ये अगर आप वेज भी ट्रेड करने का सोच रहे हो, या आपको लगता है कि वेज है, तो वेज हो सकता है, स्ट्रक्चर बन चुका है, लेकिन पॉसिबिलिटी वेज वैलिड तब होगा जब ब्रेकआउट होगा। तो अभी ऐसा लग रहा है कि मार्केट ने लो बनाया, लोअर हाई बनाया, लोअर लो बनाया, लोअर हाई बनाया, अब लोअर लो नहीं बनाया, बल्कि लास्ट जो लो था उसके ऊपर खड़ी है। मे भी इधर से टच करके वो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर जाए। लेकिन अब आपकी जो एंट्री का सारे का सारा जो, अब आप फॉर एग्जांपल कहीं एंट्री लेना चाहते हैं तो आप इन ट्रेंड लाइंस की कैद के अंदर मौजूद हो, या आपको अपवर्ड ब्रेकआउट चाहिए, या आपको मिनिमम मिनि मिनिमम इस चीज का, इस लेवल का या इस सेटअप का मिनिमम डाउनवर्ड ब्रेकआउट चाहिए। अंदर आप एंट्री ले सकते, मैं इसके अंदर एंट्री लेने का हामी इस बार नहीं। और वेज भी ये वैलिड है, वर्क किया भी तो एक हद तक बाय भेज सकता है, लाइक 1950 तक मार्केट को शायद भेज दे या 45 तक भेज दे। तो वेड तो बन रहा है, स्ट्रक्चर तो बन रहा है, ठीक है, आई एम प्रीटी श्योर, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ। और ब्रेकआउट जो है फैसला करेगा, लेकिन ब्रेकआउट दोनों तरफ का फैसला करेगा। ठीक है, इस स्टेज के ऊपर, क्योंकि जुम्मे को ये बन रहा है, ये बनता सोमवार को, यानी सोमवार को ये यहाँ से कंप्लीट हो जाता और मंगल या बुध को ब्रेकआउट हो जाता, तो इसने आधा मूव भी कर देना। तो अब आपका जो सारा फैसला होगा वो इसको ड्रॉ करके रखे, ये अपवर्ड और डाउनवर्ड ब्रेकआउट के ऊपर। अंदर मैं ट्रेड करने का हामी नहीं हूं, ना मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा। अब मैं अगर बात करूं यूरो USD की,
जो आप लोग पेयर ट्रेड करते हो, अगर कोई सेटअप है दिखा देता हूँ, मैं नहीं देख रहा इस पेयर को। अच्छा, इस पेयर को ना देखने की वजह गोल्ड के अंदर ट्रेडिंग में मसरूफियत भी है, शायद ये हमने मार्क किया हुआ था, और अभी भी यूरो यूएसडी वहीं पे कहीं आगे पीछे खड़ा है। तो यूरो यूएसडी की बात की जाए तो कुछ ना कुछ तो इसके अंदर चीज ऐसी बन रही है। मैं H1 के ऊपर जाना चाहूंगा और डीपली इस चीज को देखना चाहूंगा। प्रॉपर उस तरह तो आप नहीं कह सकते, अगर हम इस चीज को इग्नोर करें एंड इस चीज को आपस में कनेक्ट करें इस तरीके से, तो अगर मैं गलत नहीं हूं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो एक फ्लैग का स्ट्रक्चर मुझे नजर आ रहा है। ठीक है, खैर मैंने इसको एनालिसिस नहीं किया, ये आपके सामने ही एक चीज ढूंढी है, और वो भी आप देख ही रहे थे, तो मुझे एक फ्लैग का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, लेकिन मसला वही है कि अभी रुक जाना, कंफर्मेशन के बाद एंट्री शेंट्री लेना, क्योंकि ब्रेकआउट तो हो गया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जुमे का ब्रेकआउट है, तो कंफर्मेशन मिल जाती है, लाइक कोई अच्छी कैंडलस्टिक पैटर्न मिल जाती है तो एंट्री ले सकते हैं, और है भी मिड में है, ठीक है, टॉप पे नहीं है, मिड में है, तो है तो फ्लैग। ठीक है, तो ये सेटअप अवेलेबल है यूरो यूएसडी के अंदर। अगर कोई और पेयर ऐड करना है तो मुझे लाजमी बताएं, कमेंट्स में नहीं बताएंगे नहीं समझ आएगी। कमेंट्स में पढ़ता हूँ। मुझे यूरो यूएसडी की काफी आई थी, तो मैंने एक सेटअप दे दिया, नेक्स्ट मैं मजीद इसके ऊपर बात किया करूंगा। कोई और पेयर जो आपको अच्छा लगता हो मुझे जरूर बताएं, इंशाल्लाह उसके ऊपर भी बात करूंगा। फंडामेंटल्स में कोई चीज रहती हो जो ना समझ आ रही हो, कोई चीज पूछनी हो, कोई चीज ऐड करवानी हो, तो कमेंट्स में जरूर बताएं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।